वेलकम टू आईटीएस क्लासेस। और आईटीएस क्लासेस में आप सभी लोगों को जो है वो हम करा रहे हैं कंप्लीट प्रिपरेशन जो 6 से लेकर 12 तक की होती है। इसमें आप सभी को कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और आने वाली सभी वीडियो को अच्छे से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं सिक्स क्लास की सिक्स क्लास की एनसीईआरटी। एनसीईआरटी है, सब्जेक्ट है हिस्ट्री। प्रारंभिक कथन। कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा का सवाल। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक कुर्सी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्ष पहले क्या हुआ होगा। बिल्कुल सही सोचा कि इतने वर्ष पहले कौन कैसे जान सकता है कि क्या हुआ होगा। कैसे पता लगाएं। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ है, आप लोग क्या कर सकते हो। रेडियो सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ है। जिस भी व्यक्ति को ऐसी बातें याद हो, स्मृति हो, उससे पूछ सकते हो भाई। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ है वो कैसे जानोगे, कि बहुत पहले क्या हुआ है ये कैसे जानोगे। आगे बढ़ते हैं कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेट को शिकारियों, पशुपालक, कृषकों एवं शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों और शिल्पकारियों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन कौन से खेल खेला करते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या कौन से गीत गाया करते थे। लोग कहाँ पर रहते थे। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। मानचित्र 2 देखते हैं। ये रही हमारी नर्मदा नदी। ये रही हमारी नर्मदा नदी। ये रही नर्मदा नदी। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहते थे। कौन सी नदी के तट पर? नर्मदा नदी पर। आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल शासक थे और आसपास के जंगलों को विशाल संप्रदाय से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, जंगलों तथा जंगल के अन्य उत्पादकों का यहीं से संग्रह किया करते थे। जानवरों का आखेट शिकार करते थे, मारकर खा जाते थे। अब अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। ये रही हमारी सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ये तो हमारी होगी किरथर की पहाड़ियाँ। ये रही ये रही किरथर की पहाड़ियाँ और ये रही सुलेमान की पहाड़ियाँ। इसी तरह से कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और ये लोग गांव में रहते थे। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी का पता लगाओ। उत्तर में गारो तथा उत्तर में गारो तथा विंध्य की पहाड़ियाँ।
यहाँ सीखा है गारो। ए ये रहा, गारो की पहाड़ियाँ कहाँ है? ए थार, सतपुड़ा, पेन्या, कावेरी, पूर्वी घाट, पेन्नार नदी, कृष्णा नदी ये रही, दक्कन, गोदावरी नदी, ये रही विंध्य पहाड़ी, ये रही विंध्य पहाड़ी। ठीक है, और गारो की ओर देखनी है हमें। गारो की पहाड़ी कहाँ है? ये रही गारो की पहाड़ी। देखो बात करते हैं विंध्य पहाड़ी। विंध्य पहाड़ी कहाँ पर है? इस साइड में बीच में पड़ी विंध्य पहाड़ी। ठीक है, ये रही विंध्य पहाड़ी, ये रही हमारी विंध्य पहाड़ी, और ये रही हमारी गारो की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट है, ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में है। मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। ये रही सिंधु नदी। रबड़ ले लेते हैं और मिटा लेते हैं इनको। ये रही हमारी सिंधु नदी, ये रही हमारी सिंधु नदी, और इसी की सहायक नदी झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, व्यास, इसकी जो है वो सहायक नदी है। सहायक नदी क्या होती है? जो उस नदी के आसपास बहती है या उसी नदी से निकली हो और आगे उसी नदी में मिल जाए, उसे सहायक नदी कहा गया। फिर हम बढ़ते हैं आगे, और आगे है सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदियों सोहन नदी सोन का पता लगाए। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाए। गंगा नदी कौन सी होगी? ये रही हमारी गंगा नदी, ये रही हमारी गंगा नदी, ये रही गंगा नदी, और इसके पास में सोन नदी है। ये रही सोन नदी, ये रही सोन नदी, यहाँ से निकली और यहाँ से यहाँ तक बही हमारी सोहन नदी। फिर हम पढ़ते हैं आगे। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्हें एक विशाल राज्य स्थापित किया। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीपों के एक हिस्से से दूसरे हिस्सों तक यात्रा की। कभी-कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियां, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्रों के कारण ये यात्रा जोखिम भरी होती है। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं है, फिर भी उन्होंने यात्रा को कंप्लीट किया। अंत में कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों में विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी कभी काफिले में, तो कभी कभी जहाजों में अपना साथ मूल्यांकन वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तक, एक कस्बे से दूसरे कस्बे तक जाया जाता था।
कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज में चाह में उत्सुकता से यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं में लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। आज लोग यात्रा क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र एक को देखिए। पहाड़ी, पर्वत, समुद्र इस महाद्वीपों की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, जो देखो पहाड़ होगा वो प्राकृतिक सीमाओं का निर्माण करेगा। पहाड़ होगा, पहाड़ की जो सीमा होगी वो प्राकृतिक सीमा कहला सकती हैं। पर्वत होगी वे भी। समुद्र की बात करें वे भी प्राकृतिक सीमाएं में आती हैं। और उपमहाद्वीप आदि भी प्राकृतिक सीमाओं में आए। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके। करने से हर काम हो जाएंगे। ठीक है। पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके, गहरे समुद्रों को भी पार कर सके। उपमहाद्वीपों के बाहर से कभी कुछ लोग आए और वहीं पर बस गए। लोगों लोगों के इस आवागमन में हमारी संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्ष के लोग पत्थर को तराशने एवं संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए नए तरीकों के बारे में दूसरों से विचार को अपनाते हैं। देशों के नाम। अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया अथवा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिका शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरानी और यूरान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व हम उत्तर पश्चिम ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृति की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। कीर्ति ऋग्वेद में भी मिलती है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए किया जाने लगा। देखो ईरान के लोग थे, ईरान के लोग जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी को ये लोग इंडस कहते थे। जब इस नदी को इंडस कहते थे तो इस नदी के आसपास के रहने वाले लोगों को इन्होंने किस नाम से पुकारना चालू कर दिया? इंडस के नाम से। इसी प्रकार हमारा नाम इंडिया पड़ा। ठीक है। ईरानियों ने पुकारा इस नाम को इंडस से। अतीत के बारे में कैसे जानें? ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपियों का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्रों को काट उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। इस प्रकार बांध दिया जाता था। छाल में बनी ऐसी ही एक पांडुलिपियों को तुम यहाँ देख सकते हो। ये रही क्या है? एक पांडुलिपि। ठीक है। और अतीत ये कह रहा है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है? हाथ से लिखी हुई चीजें। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लेखक एवं मैनु जिसका अर्थ है हाथ है से निकला है। पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्र व हिमालय के में उगने वाले
भू नामक पेड़ छाल तरीके एवं से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती है। नेक्स्ट है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसे कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में स्थित है। इन पुरस्कारों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजनेताओं के जीवन, औषधि एवं विज्ञान आदि प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमें यह महाकाव्य, कविता या नाटक भी है। इनमें से कई संस्कृति में लिखे हुए मिले हैं, जबकि अन्य प्रकार को तमिल में भी है। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। हम अभिलेखों को अध्ययन कर सकते हैं। ऐसा लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर स्तरों पर उत्कीर्ण किए हुए मिलते हैं। कभी-कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदर्शों को इस तरह से उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके तथा उनका पालन कर सके। देखो ये क्या है? एक प्रकार का अभिलेख। और इसमें वे लोग लिखवाते थे जैसे राजा लिखवा दिया। ये क्या करते थे, इसमें अपनी विजय को लिखवाते थे और जो अच्छे कार्य की उनको लिखवाते थे। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिले हैं जिनमें राजाओं ने तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपना कार्य का विवरण उत्तीर्ण कराया है। उदाहरण के लिए प्राय शासक लड़ाइयों से अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा जाता है। क्या तुम 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्तीर्ण कराया गया। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों तथा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तथा पढ़ते हैं तब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अतः अभिलेख यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अराइसमेसिस नामक दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। क्या तुम सकते बता क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? भी बिल्कुल बताया जा सकता है कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के सबसे बड़ा लाभ तो यह था कि वे मिटते नहीं थे। ये लाभ जो है वो मिटते नहीं थे, लंबे समय तक के लिए चलते थे और अच्छे से जो है वो इनमें लिखावट भी होती थी। इसके अतिरिक्त कुछ कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले कुछ पुरातात्विक कहलाते हैं। पुरातात्विक पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्र एवं मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजार, हथियार, बर्तन तथा आभूषण तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक्की ईंटों तथा कुछ धातुओं की बनी होती थी। ऐसे पत्थर कठोर तथा जल्दी से नष्ट नहीं होते थे। बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। ये क्या है? पात्र है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाता होगा या फिर लिक्विड को रखने के लिए किया जाता होगा? इस तरह के पात्र का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। दाएं ओर पुराना चांदी का सिक्का है। ये जैसा है चांदी का सिक्का।
इस तरह के सिक्कों का प्रयोग 250 ईस्वी पूर्व किया जाता होगा। हमें द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले सिक्कों से यह कैसे भिन्न है? देखो ये तो टूटा फूटा पड़ा है और ना ही जो है वो अच्छे से बनाया गया है। ठीक है, हमारे वाले सिक्के से तो बहुत ही डिफरेंट है। पुरातात्विक जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। इनमें उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाए। यदि अन्न के दाने तथा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं, तो जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातात्विक को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? भाई बंधुआ कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? बिल्कुल भी नहीं मिले होंगे, क्योंकि वे जो है क्या हो गए होंगे, नष्ट हो गए होंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, वे नष्ट हो गए होंगे। ठीक है, पुरातात्विक अभिलेख तथा पुरातात्विक में ज्ञान जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत शब्द का प्रयोग करते थे। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण कर सकते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुनर्निर्माण उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में करते थे। अतीत एक या फिर अनेक। अतीत एक है या हम कहें अतीत अनेक है। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमें अतीत पर ध्यान दिया? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया कि अलग अलग समूहों के लोग के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से, व्यापारिक और जीवन व्यापारिकों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीतियां रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर तथा शिकार कर कर करते हैं। जो वो सॉरी कहाँ आगे थे, विषय में खगोलीय रखते हुए निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली साधु लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ सुनते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह एवं कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमियों का प्राय लेखा जोखा नहीं होता था। उन राजाओं का कैसे लेखा जोखा होता था, क्योंकि वे अभिलेख हो गए या अन्य अन्य चीजें हो गए, लेख पत्र हो गए, पांडुलिपियां हो गई, इन्होंने उन पर अपनी रचनाएं की है। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिली। हालांकि अभी भी इसके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तिथियां क्या होती है और तिथियों का महत्व क्या है? देखो, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह और वर्ष जैसे 2000 आदि इस तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसा मसीह प्रवर्तक ईसवी माह में जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के
बाद 2000 कहते हैं तो हम कहते हैं कि ईसा मसीह का जन्म 0 में हुआ और वहां से 2000 वर्ष आगे की ओर चलते हैं। इसी महीने के जन्म से पूर्व की सभी तिथियों को ईसवी पूर्व ईसवी पूर्व ईसा ईसा मसीह पूर्व ईसवी पूर्व कहा जाने लगा। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान की पूर्ण की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां अंग्रेजी में बीसी ईसवी पूर्व का प्रयोग ईसवी पूर्व ईसवी पूर्व का प्रयोग बिफोर क्राइस्ट बीसी या हम कह सकते हैं बीसी होगा। कभी कभी तुम तिथियों में पहले एडी हिंदी में एनो एडी एडी का मतलब है एनो डमी नामक दो लैटिन शब्द से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। जैसे सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग होता है और कैलेंडर का प्रयोग किसने किया था? शक संवत ने। शक संवत नामक कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है लेकिन जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट वर्तमान से है। यह पृष्ठ नंबर 2, 3 और तिथियों का पता लगाओ। बिल्कुल लगाएंगे, आगे चलते हैं। पहले कल्पना करो, क्या तुम एक पुरातात्विक का साक्षर लेना है। तुम उस 5 प्रश्नों की सूची तैयार करें जो तुम पुरातात्विक से पूछना चाहोगे। बिल्कुल कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।